गुड मॉर्निंग ऑल माय चैंपियन। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अपना यूट्यूब परिवार आदित्य साइंस कंसेप्ट पर। तो प्यारे बच्चों, हम लोग बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किए गए एनुअल मॉडल पेपर को सॉल्व कर रहे थे। तो हम लोग साइंस के अगर एनुअल मॉडल पेपर को देखा जाए तो उसमें हम लोगों ने 30 क्वेश्चन को बेहतर ढंग से सॉल्व किया है, उसको अच्छे ढंग से प्रैक्टिस किया है। उसके जो भी आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थे, मेरे द्वारा आपको प्रोवाइड किया गया है। उम्मीद करते हैं कि आपने हर चीज़ को नोट किया होगा, रिवीजन किया होगा और उसे कंप्लीट भी अच्छे ढंग से करके रखे होंगे। तो आज हम लोग 31 नंबर क्वेश्चन से शुभारंभ करेंगे। आप पेन पेपर अवश्य लेकर बैठिए, क्योंकि आपके क्वेश्चन इसी मॉडल पेपर के तर्ज पर बनने वाला है। और अगर मॉडल पेपर के तर्ज पर बनना है तो आपको यहाँ पर वो सारे इन्फॉर्मेशन दिए जाएंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मॉडल पेपर जो दिया गया है वही क्वेश्चन एज इट इज आ जाए आपके एग्जाम में, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। क्वेश्चन उसी के इर्द गिर्द घूमेंगे, तो आपको जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ दिए जाएंगे वो क्वेश्चन से रिलेटेड होगा, ओरिएंटेड आपको फैक्ट बताए जाएंगे। तो सारे फैक्ट को आप नोट करते चलिएगा, क्योंकि एग्जाम में मेरे भाई क्वेश्चन कहाँ से आएगा कोई नहीं जानता। एग्जामिनर कहीं से भी क्वेश्चन बना सकता है। तो चलिए हम लोग अपना मॉडल पेपर को सॉल्व करना आरंभ करते हैं। आप पेन पेपर के साथ बैठिए और उसको नोट करते हुए चलिएगा। चल, तो हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जितने क्वेश्चन पढ़े थे, उम्मीद करते हैं कि आप उसके अच्छे खासे प्रैक्टिस कर लिए होंगे और अपना स्कोर भी बेहतर बनाने के लिए प्रयासरत होंगे। चल, तो आज का मेरे भाई क्वेश्चन है आपका। चल, क्वेश्चन है निम्नांकित में कौन गैस चुना जल को, गैस कौन सा गैस चुना जल को दूधिया कर देता है? कार्बन मोनोऑक्साइड CO, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, O2 ऑक्सीजन, Cl2 यानी क्लोरीन गैस, कौन से हो सकते हैं? तो देखिए, सबसे पहले आपको समझना होगा कि चूना जल हम कहते किसको हैं। तो देखिए, चूना जल का बार बार पूछा जाता है कि इसका रासायनिक सूत्र क्या है। तो ध्यान रखिएगा कि कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड को चूना जल के नाम से जाना जाता है। जब हम ये चूना जल को हम सफेदी करते हैं तो ये वायुमंडल से CO2 के साथ, किसके साथ? CO2 के साथ रिएक्शन कर लेता है और रिएक्शन करके ये CaCO3 का निर्माण करता है, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण करता है। और कैल्शियम कार्बोनेट जैसे ही बना तो कैल्शियम एक है तो एक कैल्शियम हो गया, CO2 तो CO3 हो गया। यहाँ से क्या बचा मेरे भाई? तो आप कहेंगे कि H2O बचा। क्या बचा? H2O बचा। और ये जल जो होता है वाष्प के रूप में बाहर निकल जाते हैं। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके ये दूधिया कलर प्रदान करता है। कैसा कलर? तो आप कहेंगे कि सर दूधिया रंग प्रदान करता है। तो यहाँ से आपको रिएक्शन भी याद रखना है और साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि किस गैस के कारण ये दूधिया रंग होता है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा? तो आप कहेंगे CO2 गैस। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा भाई ये सही आंसर है। तो आप रिएक्शन के साथ चलेंगे, आपको जो भी इंफॉर्मेशन दिए जाएंगे पूरी तरह से परफेक्शन के साथ दिए जाएंगे। ठीक है, चल तो इसको कॉपी कर लिए होंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है निम्नांकित में से कौन बुझा हुआ चूना है? बुझा हुआ चूना हम किसे कहते हैं? देखिए, बुझा हुआ चूना कहिए या इसी को आप चूना जल कह दीजिए। देखिए, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? चूना जल भी कह देते हैं, चूना जल कहते हैं। और इसी को एक और नाम से हम लोग जानते हैं, अभी अभी हमने कहा है कि चूना जल जिसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड होता है। क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड होता है। तो आप देखिए कि एक आपको इंफॉर्मेशन हम दे रहे हैं तो अगला क्वेश्चन ऑटोमेटिक आपसे सॉल्व हो जा रहा है। अब यहाँ से और बातें आपको क्या ध्यान रखना है? देखिए, CaO जिसको हम लोग क्विक लाइम कहते हैं, यानी कि चूना कहते हैं या चूना पत्थर भी कहते हैं इसे, चूना पत्थर इसे कहते हैं, या इसी को हम लोग बिना बूझा हुआ चूना भी कहते हैं। बिना बूझा हुआ चूना
ये दो नाम आप ध्यान रखेंगे। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग खड़िया के नाम से भी जानते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग किस नाम से जानते हैं? खड़िया के नाम से जानते हैं। तो यहां से हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड। बात क्लियर है? चल अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, दंत मंजन पराया होता है, यानी कि दंत मंजन जो है वो किस तरह का होता है? दंत मंजन कैसा होता है आपसे पूछा गया है। अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, किस तरीका के होते हैं, या लवण युक्त होता है? चल देखिए, ध्यान रखिएगा कि दंत मंजन का हम लोग इस्तेमाल किसके लिए करते हैं? तो दांतों की साफ सफाई करने के लिए। तो दांत जो होता है, दांत ये इसका जो पीएच वैल्यू होता है, पीएच वैल्यू जो है अगर 5.5 से अगर कम हो जाए, 5.5 से कम हो जाए, यानी कि दांत का पीएच वैल्यू कितना होता है? 5.5 होता है। अगर इससे कम हो जाए तो ये ज्यादा अम्लीय हो जाएगा। अम्लीयपन क्या होगा? बढ़ जाएगा। और अम्लीयपन बढ़ जाने के कारण हमारी दांतों का क्षयन होना शुरू होगा। दांत क्या होने लगेंगे? क्षय होने लगेंगे, यानी कि खराब होना शुरू हो जाएगा। और जैसे ही खराब होना शुरू हुआ तो हमारे दांत खत्म हो जाएंगे धीरे धीरे। तो इससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अब जो अम्लीय है, जो अम्लीय चीज है उसको समाप्त करने के लिए, उसका जो प्रॉपर्टीज है, उसका गुण खत्म करने के लिए हम लोग इसमें क्या मिला देते हैं? क्षार मिलाते हैं। और जैसे ही ये क्षार मिलाते हैं तो ये अम्ल और क्षार मिलकर किसका निर्माण कर देता है? लवण का निर्माण कर देता है। और इस तरीका से लवण जो होता है वो क्या करता है? साफ कर देता है। तो दंत मंजन क्या होगा? अब जरा सोचिए, दांत हमारा अम्लीयपन है, अम्लीयपन उसमें होता है, तो हमें क्या चाहिए? तो आप कहेंगे कि सर हमें क्षारीय माध्यम वाला कोई ऐसा पदार्थ चाहिए जो अम्लीय नेचर को क्या कर दे? पूरी तरीका से समाप्त कर दे। तो यहाँ इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्षारीय। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। बात क्लियर है? चल अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है कि नींबू में कौन सा अम्ल होता है? नींबू में कौन सा अम्ल होता है? तो मेरे भाई आप ध्यान रखिएगा कि जितने सारे खट्टे फल होते हैं, जितने सारे खट्टे फल होते हैं उसमें ध्यान रखिएगा, नींबू क्या है? एक खट्टा फल है। नींबू कैसा फल है? खट्टा फल है। और खट्टा फल में हमेशा ध्यान रखिएगा कि सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाए जाते हैं? सिट्रिक अम्ल पाए जाते हैं। अब खट्टे फल में जैसे संतरा हो गया, आप कह सकते हैं मौसमी हो गया, आप कह सकते हैं कि कच्चे जो फल होते हैं, जैसे आम होता है, आम कच्चा होता है तो उसमें भी सिट्रिक अम्ल ही पाए जाते हैं। लेकिन जब आम पक जाता है तो उसमें क्या हो जाते हैं? तो अम्ल बदल जाते हैं। पकने के बाद दूसरा अम्ल कच्चा रहने पर सिट्रिक अम्ल होता है। इसी तरीका से आंवला जो होता है वो भी क्या है? खट्टा फल है। और आंवला में ध्यान रखिएगा कि जो आंवला है, आंवला मेरे भाई, ये खट्टे फलों में सबसे समृद्ध माना जाता है सिट्रिक अम्ल के लिए। यानी कि सिट्रिक अम्ल सबसे ज्यादा किसमें पाए जाएंगे? आंवला में पाए जाते हैं, उसके बाद नींबू में पाए जाते हैं। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो नींबू में कौन सा अम्ल होगा? तो आप कहेंगे सर सिट्रिक अम्ल होगा। अब मेरे भाई यहीं पर तो मामला समाप्त नहीं होगा। ऐसा तो होगा नहीं कि आपके मन में डाउट चल रहे हो और हम क्लियर ना करें। तो ध्यान रखिएगा कि सिट्रिक अम्ल के अलावे मेरे पास और भी ऑप्शन है। तो यहाँ से ध्यान रखिएगा कि लैक्टिक अम्ल किस में होता है? दूध, दूध जो होता है, दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो आप कहेंगे लैक्टिक अम्ल। दूध कहिए या दही कहिए, ठीक है, दूध कहिए या दही कहिए, दूध और दही में कौन सा अम्ल पाए जाते हैं? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल किस में पाया जाएगा? तो आप ध्यान रखिएगा कि सिरका में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? सिरका में एसिटिक अम्ल पाए जाते हैं। इसी तरीका से फार्मिक अम्ल, फार्मिक अम्ल ध्यान रखिएगा इसका एग्जाम्पल, एक तो चींटी में पाया जाता है। किस में पाए जाते हैं? चींटी में। साथ ही साथ मेरे भाई बिच्छू के डंक में भी आप ध्यान रखेंगे कि बिच्छू का डंक जो होता है
उसमें भी हमारे कौन सा अम्ल पाए जाते हैं, तो फार्मिक अम्ल पाए जाते हैं। तो ये इतने सारे पॉइंट आपको ध्यान में रखना था। बात क्लियर है? तो नींबू में कौन सा अम्ल है, तो सिट्रिक अम्ल है। यहाँ से हमारा क्वेश्चन समाप्त होता है। चलिए अगला प्रश्न है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है? 10.5, 5, 4, 8 कितना होता है पीएच मान? तो आप ध्यान रखेंगे कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच वैल्यू 10.5 होता है। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखिएगा कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो होता है वो क्षारीय प्रकृति का होता है। कैसा प्रकृति का होता है? क्षारीय प्रकृति का होता है। इसका इस्तेमाल हम लोग किस में करते हैं, तो इसका इस्तेमाल हम लोग एंटा एसिड के रूप में करते हैं। एंटा एसिड के रूप में, जिसको हम कहते हैं कि अम्लीयता को दूर करने के लिए, क्या करने के लिए, अम्लीयता दूर करने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। ये पाया कहाँ पर जाएगा, तो आप ध्यान रखिएगा कि जो आपने इनो पीते हैं, जब आपको लूज मोशन होता है या आप कह सकते हैं कि आपको डकार आता है, अजीब सा जलन लगता है आपको सीने में, तो आप क्या करते हैं, इनो का घोल पीते हैं। तो इनो में क्या होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का आप ध्यान रखिएगा कि इसका फॉर्मूला भी पूछ देता है। MgOH का होल ट्वाइस होता है। जिस तरीका से कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड होता है, उसी तरीका से आपको याद रखना है मेरे भाई, मैग्नीशियम हाइड्रा ऑक्साइड हम किसे कहते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को कहते हैं। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का भी कलर कैसा होता है, तो हल्का सा दूधिया कलर होता है। इसका भी अगर कलर की बात करें तो हल्का दूधिया होता है, हल्का दूधिया कलर का होता है। आपने जब घोला होगा तो उसको देखे होंगे कि ये हल्का दूधिया कलर का होता है। बात क्लियर है? एंटा एसिड में हम लोग एक और पदार्थ का यूज करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा को भी हम लोग किस में इस्तेमाल कर लेते हैं, तो एंटा एसिड के रूप में इस्तेमाल करते हैं। अगर कभी भी आपके पास, जैसे नाइट में अक्सर ऐसा नहीं होता है कि हर के घर में इनो हो, तो अगर आप बेकिंग पाउडर को अवश्य रखिए। बेकिंग पाउडर क्या करता है, एंटा एसिड को दूर करता है, तो थोड़ा सा मिलाकर उसको भी घोल के पी सकते हैं। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया से इतने सारे आपको इन्फॉर्मेशन था मेरे भाई, उम्मीद करते हैं आप समझे होंगे। इसको नोट कर लीजिए। बात क्लियर है? चल, क्वेश्चन है जस्ता का अयस्क कौन सा है? बॉक्साइट है, सोडियम क्लोराइड है, सिनेबार है या जिंक ब्लेड है? तो ध्यान रखिएगा, हम अयस्क किसको कहते हैं, जिस अयस्क से जब हम लोग शुद्ध रूप से किसी तत्व को प्राप्त कर लेते हैं। अयस्क हमारा एक अशुद्ध फॉर्म होता है। तो इसका हम क्या करते हैं, निष्कर्षण करते हैं, प्यूरिफिकेशन कर लेते हैं। प्यूरिफिकेशन करके हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग प्रकार के तत्व को अलग कर लेते हैं। तो जस्ता का हमसे पूछा है कि जस्ता किससे निकाला जाता है, कौन से अयस्क से? तो ध्यान रखिएगा कि जस्ता का अयस्क होता है जिंक ब्लेड। जस्ता का अयस्क जिंक ब्लेड होता है। जिंक ब्लेड से हम लोग जस्ता का निष्कासन करते हैं, निष्कर्षण करते हैं, निष्कासन नहीं, निष्कर्षण करते हैं। बॉक्साइड भी एक अयस्क है और ये एल्युमिनियम का अयस्क है। एल्युमिनियम, एल्युमिनियम नहीं होता है मेरे भाई, एल्यूमिनियम होता है। एल्यूमिनियम से, ठीक है, एल्यूमिनियम जो है बॉक्साइड से। सीनेबार, सीनेबार किसका अयस्क है, तो पारा का अयस्क है। यानी कि सीनेबार से हम लोग पारा निकालते हैं। सोडियम क्लोराइड, इसको हम लोग टेबल साल्ट कहते हैं। टेबल साल्ट कहते हैं, क्योंकि आप जब जाते हैं किसी होटल में खाने, तो होटल में तो वहां टेबल पर एक छोटा सा डिबिया में रखा रहता है क्या, तो नमक रखा रहता है, तो उसी को हम लोग कहते हैं टेबल साल्ट। इसका फार्मूला तो हर बच्चा को पता होना चाहिए, NaCl। बात क्लियर है? इसी को हम लोग साधारण नमक भी कहते हैं। अब इतनी बात तो आपको पता होगा। चल, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन कहता है कि धातु जो सिर्फ अम्ल राज में घुलता है, धातु जो सिर्फ अम्ल राज में घुलता है वह कौन सा है? फेरस है, कॉपर है, Au है, एल्युमिनियम है, कौन सा होगा? देखिए, हमेशा ध्यान रखिएगा, सबसे पहले समझिए कि अम्लराज के बारे में। अम्लराज, जिसको अम्लों का राजा कहा गया, ये ध्यान रखिएगा कि HCl प्लस HNO3
का घोल होता है, HCl प्लस HNO3 का घोल होता है, इसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसको नाइट्रिक अम्ल कहते हैं, इसको नाइट्रिक एसिड कहते हैं। तो इन दोनों का घोल जो होता है वो अम्लराज कहलाता है, और अम्लराज का इस्तेमाल हम लोग करते हैं सोना के लिए। किसके लिए? सोना को साफ करने के लिए। सोना को क्या करने के लिए? साफ करने के लिए। यानी जब सोने गंदे हो जाते हैं तो उसको क्या कर दिया जाता है, तो अम्लराज में, यानी कि HCl प्लस HNO3 के घोल में उसको क्या किया जाता है, डाला जाता है, और डाल के उसको घोल कर उसको साफ सफाई किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, धातु जो सिर्फ अम्लराज में घुलता है, यानी उसको गलाया भी जा सकता है, तो किसको? तो आप कहेंगे कि सोना को। और सोना का सूत्र क्या होता है, सिंबल क्या होता है, तो AU होता है। बात क्लियर है? चल, यहां से अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन आयनिक यौगिक नहीं है? निम्नलिखित में कौन आयनिक यौगिक नहीं है? देखिए, सिंपल सी अगर बात किया जाए तो देखिए, बॉन्ड दो तरह के होते हैं, बॉन्ड दो तरह के होते हैं, यहां समझते हैं। बॉन्ड जो होता है वो दो तरह के होता है, हमने बेहतर ढंग से पढ़ाया है बॉन्ड के बारे में, ठीक है, बंधन के बारे में। एक होता है जिसको हम कहते हैं आयनिक बंधन, आयनिक बंधन। एक होता है कोवैलेंट बॉन्ड। एक हो गया आयनिक बंध, आयनिक बॉन्ड, ठीक है, आयनिक बॉन्ड। एक हो गया कोवैलेंट बॉन्ड। ये दो तरह के बॉन्ड होते हैं। आयनिक बॉन्ड किसके किसके बीच होता है, तो ध्यान रखिएगा कि ये धातु प्लस अधातु के बीच बनने वाले बंधन को हम लोग कहते हैं कि आयनिक बंधन है। क्या है? धातु और अधातु के बीच जब बंधन बनेगा तो हम उसे कहते हैं कि आयनिक बंधन है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि कोवैलेंट बॉन्ड जो होता है मेरे भाई, ये अधातु और अधातु के बीच होता है। अधातु प्लस अधातु के बीच बनने वाले जो बंधन होते हैं उसे हम कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। अब कोवैलेंट बॉन्ड के भी प्रकार होते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड के भी तीन प्रकार होते हैं। एक तो होता है मेरे भाई जिसको हम कहते हैं सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, एक को बोलते हैं सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, एक को कहते हैं डबल कोवैलेंट बॉन्ड, और एक को कहते हैं ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। तो सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड का अर्थ हुआ कि जिसमें एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगा। कोवैलेंट बॉन्ड में क्या होता है, अच्छा इस बात को भी थोड़ा सा समझे कि आयनिक बॉन्ड जो होता है ना मेरे भाई, इसमें क्या होता है कि धातु जो होता है अपना इलेक्ट्रॉन कंप्लीट किसी को डोनेट कर देता है। जैसे मान के चलो कि हमारे पास ये मार्कर है, ठीक है, तो हमारे पास ये एक्स्ट्रा है। अगर ये हमारे पास एक्स्ट्रा मार्कर है तो हम आपको ये दे दिए और कंप्लीट दे दिए, यानी कि फिर हम इसे वापस कभी भी नहीं लेंगे। आप देना भी चाहेंगे फिर भी हम नहीं लेंगे मेरे भाई, ठीक है। तो ऐसे जो बॉन्ड होंगे इसको हम कहते हैं कि आयनिक बॉन्ड है। तो आयनिक बॉन्ड में क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट दान किया गया, यानी पूर्णतः क्या किया जाता है, त्याग कर दिया जाता है। और एक जो है पूर्णतः क्या करेगा, ग्रहण करेगा। तो एक त्याग कर रहा है और एक क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है, तो आयनिक बॉन्ड होगा। कोवैलेंट बॉन्ड हम किसे कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करेगा, इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, साझेदारी करेगा। अब साझेदारी का अर्थ क्या हुआ कि एक ही जैसे ये मार्कर है, अब इस मार्कर का इस्तेमाल हम भी करेंगे और इस मार्कर का इस्तेमाल आप भी करो, तब हम कहते हैं कि ये साझेदारी हुआ है, यानी कि कोवैलेंट बॉन्ड बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं, कोवैलेंट बॉन्ड बन रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा कि कोवैलेंट बॉन्ड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का साझेदारी किया जाता है। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन का साझेदारी हुआ तो हम इसे कहते हैं कि सिंगल है, सिंगल बॉन्ड कोवैलेंट बॉन्ड है। जब दो इलेक्ट्रॉन का अगर साझेदारी हुआ है तो हम इसे कहते हैं कि डबल कोवैलेंट बॉन्ड है। और जब तीन इलेक्ट्रॉन का साझेदारी हुआ है तो हम उसे कहते हैं कि ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड है। कैसा है, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड है, यानी कि त्रियक बंध या त्रिक बंध कह देते हैं। बात क्लियर है? चल, अब यहां से थोड़ा सा अब समझते हैं। अभी हमारा क्वेश्चन क्या है कि आयनिक यौगिक
नहीं है। अब आयनिक यौगिक कहने का अर्थ क्या हुआ कि आयनिक बॉन्ड नहीं है, यानी कि हमें आयनिक बॉन्ड नहीं चाहिए, आयनिक बॉन्ड नहीं चाहिए। तो हम किसके आधार पर छांटेंगे? धातु और अधातु के आधार पर छांट लीजिए। तो देखिए कैल्शियम हमारा क्या होता है, तो आप कहेंगे कि सर कैल्शियम धातु होता है और क्लोरीन हमारा अधातु होता है। तो धातु और अधातु मिलकर ये किसका निर्माण करेगा? आयनिक यौगिक का। तो आयनिक यौगिक तो है, हमें नहीं चाहिए, तो ऑप्शन ए गया। इसी तरीका से पोटेशियम भी मेरे भाई धातु है। पोटेशियम क्या है? धातु है। क्लोरीन क्या है? अधातु है। तो यहाँ भी कौन सा बॉन्ड बनेगा? तो आप कहेंगे सर आयनिक बॉन्ड बनेगा, तो बी नंबर भी गया। अब यहाँ बोर्ड वाले ने जो दिया है, यहाँ पर क्या किया है, तो यहाँ पर CO2 और HCN दिया है। अब यहाँ पर देखें कार्बन हमारा क्या है, तो आप कहेंगे कि कार्बन सर अधातु है। कार्बन क्या है? अधातु है। इसी तरीका से ऑक्सीजन भी क्या है? अधातु है। तो यहाँ जो बनेगा वो कौन सा बंधन बनेगा? तो आप कहेंगे सर कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। इसी तरीका से ये हाइड्रोजन भी क्या है, तो आप कहेंगे सर अधातु। कार्बन भी अधातु, नाइट्रोजन भी अधातु। तो यहाँ जो बॉन्ड बनेगा, तो देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन है, कार्बन है और नाइट्रोजन है। कार्बन और नाइट्रोजन के बीच ट्रिपल बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन के साझेदारी होंगे और कार्बन और हाइड्रोजन के बीच एक ही इलेक्ट्रॉन का साझेदारी होगा। तो यहाँ पर देखिए 3 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन दोनों यहाँ पर हो रहे हैं, यानी कि सिंगल बॉन्ड भी बन रहा है और ट्रिपल बॉन्ड भी बन रहे हैं। तो यहाँ से देखिए तीनों अधातु ही हैं। तो मेरे भाई यहाँ पर दोनों का दोनों आंसर सही होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी भी सही है और ऑप्शन नंबर डी भी सही है। ऑप्शन नंबर बी और डी दोनों सही है, लेकिन जब एग्जाम में आपसे देगा तो हमारे ख्याल से ये CO2 को सही किए होंगे, हमारे ख्याल से, ठीक है। बाकी आप समझ सकते हैं, हमने सारी चीजों को समझा दिया। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? बी एंड डी दोनों हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। चल अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है हीलियम गैस है, हीलियम गैस है सक्रिय गैस है, अक्रिय गैस है, उदासीन है या इनमें से कोई नहीं है, कैसा गैस है? तो ध्यान रखेंगे सक्रिय गैस हम किसको कहते हैं? जो रिएक्शन कर जाता है, जो क्या करता है? दूसरे के साथ रिएक्शन करेगा, तो उसको हम कहते हैं कि सक्रिय है। अक्रिय गैस हम किसको कहते हैं? जो रिएक्शन नहीं करेगा, रिएक्शन नहीं करेगा, यानी रिएक्शन जब नहीं करेगा तो कंपाउंड का निर्माण नहीं होगा, यानी किसी यौगिक का निर्माण नहीं होगा मेरे भाई। और यौगिक का निर्माण नहीं हुआ, इसका मतलब है कि अक्रिय गैस को हम कहते हैं जीरो ग्रुप। कौन सा ग्रुप कहते हैं? जीरो ग्रुप के नाम से जानते हैं, ठीक है। यानी ये किसी के साथ भी रिएक्शन नहीं करता है। उदासीन किसको कहते हैं? तो उदासीन का कोई मतलब नहीं है मेरे भाई, ठीक है। तो इनमें से कोई नहीं, कौन सा होगा? तो ध्यान रखिएगा कि हीलियम जो गैस होता है ये एक अक्रिय गैस है। कैसा गैस है? अक्रिय गैस है। ये किसी के साथ भी रिएक्शन नहीं करता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा कि हीलियम गैस जो है अक्रिय गैस है। अच्छा, इससे अगर प्रश्न अगर पूछा जाए कि कौन से ग्रुप में है, कौन से ग्रुप को हम अक्रिय यानी कि जीरो ग्रुप कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा कि ग्रुप नंबर 18 जो होता है इसको हम लोग जीरो ग्रुप के नाम से भी जानते हैं। बात क्लियर है? चल तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है, यानी प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? लोहा है, सोना है, चांदी है और हीरा है। तो मेरे ख्याल से आपको सभी लोग को पता होगा कि हीरा जो होता है वो प्रकृति में सबसे कठोर पदार्थ है, ठीक है। चल अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है बेंजीन का अणुसूत्र है, बेंजीन का अणुसूत्र है कौन सा? देखिए हमेशा ध्यान रखिएगा कि बेंजीन का अणुसूत्र कैसा हो, पहले तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है ध्यान रखिएगा। कभी कभी स्ट्रक्चर भी आपसे पूछ लेता है, स्ट्रक्चर आप इसका ध्यान रखेंगे। इस तरीका से होता है और यहाँ पर हर जगह क्या होंगे? तो हाइड्रोजन
जुड़ा होगा। यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी और यहाँ भी। तो देखिए कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है। हाइड्रोजन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। हाइड्रोजन की संख्या भी कितनी है, 6 है। यानी कि C6H6 ये किसका रासायनिक सूत्र है, तो आप कहेंगे सर बेंजीन का सूत्र है। किसका सूत्र है, बेंजीन का सूत्र है। ध्यान रखिएगा मेरे भाई, C2H4 ये किसका अनुसूत्र है, तो एथिलीन का है। किसका है, एथिलीन का है अनुसूत्र। और इसी तरीका से C2H2 का अगर पूछा जाए तो ये एसिटिलीन का है। ये एसिटिलीन का रासायनिक सूत्र है। और CH4 मेरे भाई ये मेथेन का है। किसका है, मेथेन का रासायनिक सूत्र है। तो यहां से चारों ऑप्शन जो है आपको क्लियर कर दिया गया, इसको नोट कर लीजिएगा। चल नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कौन सा आबंध बनेगा। अभी अभी हमने कहा कि सिंगल बॉन्ड पढ़ाया, डबल बॉन्ड बताया और हमने ट्रिपल बॉन्ड भी बताया है। तो हाइड्रोजन के दो परमाणु, एक हाइड्रोजन ये रहा और एक हाइड्रोजन के परमाणु ये रहे, तो दो हाइड्रोजन के परमाणु हो गए। हाइड्रोजन क्या है, अधातु है, इसका मतलब है कि कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा और कोवैलेंट बॉन्ड का ही सारा ऑप्शन हमें दिया गया है। तो देखिए हाइड्रोजन के कोष में हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 है। इसका मतलब है कि यहाँ पर प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगा, 1, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 होगा। तो प्रोटॉन भी 1, इलेक्ट्रॉन भी हो, तो हम कह सकते हैं कि साझेदारी कौन करेगा, इलेक्ट्रॉनों का साझेदारी होगा। तो मेरे भाई एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, ये दोनों क्या करेगा, इसके पास अगर 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए, हाइड्रोजन के पास अगर 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो ये अस्टेबल हो जाएगा। तो इसे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये हाइड्रोजन कंप्लीट इसको नहीं देगा, ये हाइड्रोजन इसको कंप्लीट नहीं देगा, तो दोनों क्या करेंगे, साझेदारी करेंगे। और एकक इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, साझेदारी। और जब एकक इलेक्ट्रॉन का साझेदारी किया तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर मेरे भाई कौन सा बनेगा, तो आप कहेंगे सर एकल आबंध बनेगा। कौन सा आबंध बनेगा, एकल आबंध बनेगा। तो हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कहे या 3 परमाणुओं के बीच कहे, ठीक है, 3 परमाणुओं के बीच नहीं होगा मेरे भाई, 2 परमाणुओं के बीच, ठीक है। तो यहाँ पर कैसा बॉन्ड होगा, तो आप कहेंगे कि सर सिंगल बॉन्ड होगा। चल अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चूना जल का रासायनिक नाम क्या है। अभी कुछ देर पहले हमने एक ही क्वेश्चन का देखे ना, मॉडल पेपर में 4 बार बताया गया है। चूना जल का रासायनिक नाम क्या है, कली चूना जिसको हम लोग CaO कहते हैं, जिसको बिना बुझा हुआ चूना के भी नाम से जानते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड CaO, ये दोनों ऑप्शन मेरे भाई एक ही हैं, ये दोनों ऑप्शन एक ही हैं। बुझा चूना या कहिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये दोनों एक ही है, तो इसका मतलब ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों सही है मेरे भाई। चूना जल का रासायनिक नाम कहिए ये क्या होगा। अब देखिए चूना जल का रासायनिक नाम हमसे कहा है, तो अगर इसका सही आंसर हमें लगाना होगा, मतलब सही सही अगर इससे एकदम एक्यूरेट की अगर बात की जाए, तो इसका 100% उत्तर हम लगा के जाएंगे किसके साथ, बी के साथ जाएंगे। क्योंकि कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड को का रासायनिक नाम कैल्शियम, चूना जल का रासायनिक नाम जो होता है कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड होता है। बुझा हुआ चूना हम इसे कह देते हैं, बुझा हुआ चूना हम इसे जरूर कहते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन मेरे भाई हमसे पूछा है कि रासायनिक नाम क्या होगा, तो रासायनिक नाम हमेशा हम इसे कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड से कहते हैं। किसके साथ, किससे कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड कहते हैं। तो इस वजह से इसका सही ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बात क्लियर है। चल अब कुछ कंफ्यूजन हो सकता है कि सर बुझा हुआ चूना को भी तो हम CaOH का होल ट्वाइस लिखते हैं और इसको भी हम यही लिखते हैं, दोनों का तो सूत्र वही है। लेकिन मेरे भाई रासायनिक नाम हमसे पूछा है, ऐसा नहीं पूछा है कि क्या कहते हैं चूना जल को। ठीक है, बात क्लियर है। चल क्वेश्चन है चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है, आप जल्दी से बताएंगे। चल सबसे पहला ध्यान रखिएगा कि CH3CHO इसका
रासायनिक नाम एथेनॉल है। ये क्या है? एथेनॉल है। C6H12O6 को अगर कहा जाए तो ये ग्लूकोज का है। किसका सूत्र है? ग्लूकोज का है। CH3COOH, ये हम कह सकते हैं ये आपका हो जाएगा एथिल एथेनोइक अम्ल। कौन सा है? एथेनोइक अम्ल है। ठीक है। और ये रहा हमारा भाई चीनी का सूत्र C12H22O11। इस बात को ध्यान रखिएगा, ये एकदम आप ध्यान रखेंगे कि चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है। C12H22O11 होता है। CH3COOH को हम लोग क्या बोलते हैं? तो एथेनोइक अम्ल के नाम से जानते हैं। CH3CHO का पूरा नाम क्या है? एथेनॉल हम इसको कहते हैं। और C6H12O6 ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है। तो ये सारे पॉइंट आप की पॉइंट को नोट करेंगे। चल अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कार्बनिक यौगिक सबसे अधिक क्रियाशील होगा? सबसे अधिक क्रियाशील होगा। तो देखिए, सबसे पहले समझना होगा कि क्रियाशीलता का मतलब क्या है। जो तेजी से क्या कर ले? रिएक्शन कर जाए। जो तेजी से रिएक्शन कर जाए। तो रिएक्शन करने के लिए हमें क्या चाहिए? अब या तो एक धातु और एक अधातु होना चाहिए। अगर धातु और अधातु है तो वहां पर आयनिक बॉन्ड बनेगा, लेकिन यहां पर हर जगह कार्बन और हाइड्रोजन है। इसका मतलब है कि यहां पर श्योर है कि कोवैलेंट बॉन्ड बन रहे होंगे, यानी कि सहसंयोजन बंधन बन रहा होगा। और सहसंयोजन का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन का साझेदारी हो रहा होगा। तो देखिए, हमेशा ध्यान रखिएगा कि सिंगल बॉन्ड जो होगा, जहां पर सिंगल बॉन्ड बनेगा, तीन तरह के बॉन्ड हमने पढ़ा है। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, और एक हमने बताया ट्रिपल बॉन्ड है। तो ध्यान रखिएगा मेरे भाई कि अगर एक इलेक्ट्रॉन का त्याग हो रहा है, दो इलेक्ट्रॉन का साझेदारी, तीन इलेक्ट्रॉन का साझेदारी, त्याग नहीं साझेदारी होता है। ठीक है। तो यहां पर ध्यान रखिएगा कि सबसे मजबूत जो होता है वो तीन इलेक्ट्रॉन का जो साझेदारी होगा वो अधिक क्रियाशील होगा। दो इलेक्ट्रॉन का उसके बाद, और सबसे कमजोर जो होता है क्रियाशील, वो सिंगल बॉन्ड वाले होते हैं। अब डबल बॉन्ड वाला क्या करेगा? जो दो इलेक्ट्रॉन का अपने पास जल्दी ले लेगा, उसको कहते हैं क्या? कि क्रियाशील ज्यादा है। तो यहां पर हमें देखना होगा कि कहां पर सबसे अधिक क्रियाशील है। C2H6 है तो कार्बन कार्बन। ठीक है। H6, एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक एक है तो ये तो हो गया काम। ठीक है। अब यहां भी देखिए, हाइड्रोजन को दो चाहिए था, एक इसका था और एक कार्बन से लिया, दो हो गया। हाइड्रोजन तो हो गया क्या? स्टेबल। अब यहाँ पर कार्बन, कार्बन के पास टोटल 8 चाहिए, चार इसके पास पहले से थे, चार पहले से थे। तो चार पहले से और ये तीन लिया तो चार तीन सात, लेकिन एक कम गया। इसका मतलब एक इससे लेगा तो यहाँ पर मेरे भाई क्या हो जाएगा? एक इलेक्ट्रॉन इससे लेगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन इससे लेगा तो ये साझेदारी इसके साथ होगा, तो यहाँ भी सिंगल बॉन्ड बन रहा है। यहाँ CH4 है, यानी कार्बन एक है, इसके चारों तरफ हाइड्रोजन है, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड बन रहा है। CH3, यहाँ भी देखिए, अगर CH3 की बात की जाए तो यहाँ पर समझा दे रहे हैं, ये रहा। तो यहाँ भी H, यहाँ भी H, यहाँ भी H हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ H की संख्या कितनी हो गई? 8। यहाँ भी सिंगल बॉन्ड। तो श्योर है कि ऑप्शन नंबर डी ही हमारा क्या होगा? सही होगा। अब यहाँ पर आप देख लीजिए कि कहना क्या चाह रहा है। C2 है तो C2 रहा, H4 है तो 1, 2, 3, 4, एक H ये रहा, एक H ये। तो देखिए, हाइड्रोजन तो स्टेबल हो गया मेरे भाई, तो इसके पास चार पहले से थे, चार और दो छः, दो हाइड्रोजन से लिया तो छः। तो इन दोनों को भी आपस में क्या करना होगा? साझेदारी करना होगा। कितने इलेक्ट्रॉन से? दो इलेक्ट्रॉन से। तो यहाँ डबल बॉन्ड बन रहा है। क्या बन रहा है? डबल बॉन्ड। इस वजह से सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन सा होगा? C2H4, जिसे हम अभी हमने बताया। इसका नाम क्या है? तो आप कहेंगे सर एथिलीन के नाम से जाना जाता है। बात क्लियर है? चल अगले प्रश्न पर चलते हैं।
प्रश्न है हमारा, मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी तैयार करने के लिए कौन सा मापदंड अपनाया था, यानी किसके आधार पर मेंडलीफ ने अपना आवर्त सारणी बनाने का प्रयास किया था। तो न्यूट्रॉनों की संख्या के आधार पर, परमाणु द्रव्यमान के आधार पर, परमाणु संख्या के आधार पर, मूल संख्या के आधार पर। तो देखिए हमारी बात को ध्यान रखें कि सबसे पहले तत्वों को समझा सजाने का कार्य कौन कर रहा था, यानी उसको एक सीक्वेंस देने का कार्य सबसे पहले एक डेबो राइनर ने किया था। किसने किया था? डेबो राइनर ने किया था। और इसने मेरे भाई त्रिक नियम दिया था। कौन सा नियम दिया था? त्रिक नियम दिया था। पहली पॉइंट तो ये ध्यान रखना है। दूसरा प्रयास किसके द्वारा किया गया? तो ये प्रयास जो किया गया था दूसरा, वो ये मेंडलीफ है। दूसरा प्रयास जो किया गया था, अभी हमारे माइंड से उतर रहा है। अच्छा, इसको आप हमें बताइएगा। 3 जो है प्रयास किया गया था मेंडलीफ के द्वारा। किसके द्वारा? मेंडलीफ के द्वारा। और मेंडलीफ ने प्रयास क्या किया था? इन्होंने दिया था एक अष्टक नियम दिए गए थे। कौन सा नियम? अष्टक नियम दिया गया था। और अष्टक नियम देने वाले वैज्ञानिक कौन थे, ये आपको बताना है। ठीक है, कमेंट में अवश्य बताइएगा, हमारे दिमाग से उतर गया है। मेंडलीफ ने भी एक नियम दिया। ठीक है, अष्टक नियम जिन्होंने दिया था, इन्होंने संगीत पर आधारित नियम दिया था। कौन पर? संगीत पर आधारित इन्होंने आवर्त सारणी को सजाने का प्रयास किया था, यानी तत्वों को सजाए थे। तो ये तीनों के तीनों जो थे ना, ये अपना परमाणु द्रव्यमान के आधार पर, किसके आधार पर? परमाणु द्रव्यमान के आधार पर इन्होंने तत्वों को सजाने का प्रयास किया था। लेकिन एक जो थे जिनका नाम था मोजले। कौन था? मोजले। इन्होंने आधुनिक आवर्त सारणी बनाया और इन्होंने पहली बार परमाणु संख्या के आधार पर, किसके आधार पर? परमाणु संख्या के आधार पर आवर्त सारणी तैयार कर दिया, जो आज तक वैलिड है। जो आज तक क्या वैलिड है। तो 4 वैज्ञानिक ने क्या किया था? आवर्त सारणी बनाने के लिए, यानी तत्वों को सजाने का प्रयास किया था। और इनका मोजले साहब का जो आवर्त सारणी है, जिसको हम आधुनिक आवर्त सारणी के नाम से जानते हैं, यही हमारा आज तक वैलिड है। और इन तीनों का थ्योरी क्या हो गया फिर? तो ये तीनों के तीनों जो थे, अपना जो भी एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, जो भी तत्वों को सजाने का प्रयास कर रहे थे, ये किसके आधार पर? तो परमाणु द्रव्यमान के आधार पर, यानी एटॉमिक मास के आधार पर। तो यहाँ पर इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो आप कहेंगे किसका सही आंसर परमाणु द्रव्यमान होगा। कौन सा होगा? परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। चल, इस बात को ध्यान रखेगा कि अभी ध्यान में आ गया कि अष्टक या जो नियम दिए थे, अष्टक नियम जो दिए थे वो कौन दिए थे? तो वो न्यूलैंड से दिए थे। कौन दिए थे? न्यूलैंड से दिए थे। न्यूलैंड ने ही अष्टक का नियम दिया था। बात क्लियर है? चल, क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन क्षार धातु नहीं है? कौन सा क्षार धातु नहीं है? अब क्षार धातु कौन सा है? देखिए, आवर्त सारणी का जो ग्रुप नंबर 1 है, ग्रुप 1 जो है, इसको हम लोग क्षार धातु कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? क्षार धातु के नाम से जाना जाता है। और ध्यान रखिएगा कि इसका हम ट्रिक आपको लिखवा दे रहे हैं कि कैसे याद रखना है। हे ली ना की रब से फरियाद, ये आप ट्रिक याद रखेंगे। हे से हो गया हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। ली से हो गया लिथियम, ना से हो गया सोडियम, क्योंकि हाइड्रोजन को H से लिखते हैं, लिथियम को Li से लिखते हैं मेरे भाई। ठीक है, इसी से ली हमने बनाया।
सोडियम यानी Na लिखते हैं, तो सोडियम का सिंबल Na है तो ना कह दिया। पोटेशियम कौन सा है? पोटेशियम। तो पोटेशियम ध्यान रखिएगा कि जिसको हम के से कहते हैं, तो के को हमने क बना की बना दिया। रब, रब से हो गया रूबिडियम। क्या हो गया? रूबिडियम हो गया, यानी आर बी हो गया रूबिडियम। इसी तरीका से हो गया, से हो गया सीजियम, से हो गया सीजियम। ठीक है, इसको हम सी एस कहते हैं। और इसी तरीका से फरियाद से हो गया फ्रांसियम, फ्रांसियम जिसको हम लोग एफ आर कहते हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे हमने पीरियोडिक टेबल में अच्छे ढंग से समझाया। अगर आपको पीरियोडिक टेबल से कुछ भी समस्या है मेरे भाई, तो आप जाकर इसी चैनल पर अच्छे ढंग से सर्च मारिए, पीरियोडिक टेबल बाय आदित्य सर। ठीक है, आपको श्योर मिल जाएंगे। ठीक है, या इसी का आप जाकर ढूंढिए वीडियो में, पुराने वीडियो में, तो आपको मिल जाएगा। तो ये सारे के सारे क्या है? क्षार धातु है। तो अब यहाँ से मिला लीजिए, क्या सोडियम है? तो मेरे भाई ये सोडियम भी क्या है? तो आप कहेंगे सर क्षार धातु है। लिथियम भी हमारा क्षार धातु है, रुबिडियम भी हमारा क्षार धातु है, लेकिन मैग्नीशियम हमारा क्षार धातु नहीं है। मैग्नीशियम हमारा क्षार धातु नहीं है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मैग्नीशियम। तो अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर मैग्नीशियम को हम क्या कहें? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप नोट कर लीजिएगा। चलिए, आप ध्यान रखेंगे कि मैग्नीशियम क्या है? तो ये क्षारीय मृदा धातु है, क्षारीय मृदा धातु है, क्षारीय मृदा धातु है। और ध्यान रखिएगा क्षारीय मृदा धातु में कौन आता है? तो ध्यान रखिएगा बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, तीन चीज ध्यान रखिएगा। हालांकि स्ट्रोंशियम भी होता है, बेरियम भी होता है, ये सारे चीज होते हैं। तो ये तीन चीज आप ध्यान रखेंगे। और ये ग्रुप नंबर जो 2 है, ग्रुप 2 को हम लोग क्षारीय मृदा धातु के नाम से जानते हैं। तो आई होप कि आपको ये सारी बातें आपको समझ में आ गए होंगे। ग्रुप 1 को हम लोग क्षार धातु कहेंगे, ग्रुप 2 को हम लोग क्षारीय मृदा धातु के नाम से जानते हैं। बात क्लियर है? चल, क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन हैलोजन समूह का सदस्य है? कौन सा समूह का बोला गया है? हैलोजन समूह का सदस्य है। और अभी अभी हमने कहा कि हैलोजन नहीं, हमने नहीं बताया है, माफ कीजिएगा। हैलोजन समूह हम लोग किसे कहते हैं? अगर मेरा आप पुराना वीडियो देखे होंगे, यानी कि जो पहले का लेक्चर देखा होगा, जो हमने अपना मॉडल टेस्ट पेपर तैयार करके सॉल्व करा है, उसमें ये सारी चीजों की हमने चर्चाएं की है। हाइलोजन समूह किसे कहते हैं? तो ग्रुप नंबर 17 को, ग्रुप नंबर 17 जो है इसको हम लोग हाइलोजन ग्रुप कहते हैं। और ध्यान रखिएगा कि इसकी वैलेंसी जो होती है, वैलेंसी जो होता है वो कितना होता है? तो 1 होता है। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 7 होती है। वैलेंसी जिसको हम लोग संयोजकता कहते हैं, संयोजकता कहते हैं। और इसको हम लोग वैलेंसी को हम लोग, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हम लोग संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। पहली बात तो ये ध्यान होना चाहिए। अब आते हैं कि हाइलोजन समूह में कौन कौन सा है। देखिए, हाइलोजन समूह में ध्यान रखिएगा, फिर कल यानी क्लोरीन हो गया, बाहर आई, इसी चीज को आप ध्यान रखिएगा। एफ से हो गया मेरे भाई फ्लोरीन हो गया, फ्लोरीन। Cl से क्लोरीन हो गया, Br से ब्रोमीन हो गया, और I से मेरे भाई आयोडीन हो गया। कौन सा हो गया? आयोडीन। तो ट्रिक के तौर पर आप ध्यान रख सकते हैं, फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी से ये सारा का सारा हाइलोजन ग्रुप का हमारा एलिमेंट्स है। ठीक है,
तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि ब्रोमीन है, बिल्कुल होता है हैलोजन समूह का सदस्य। बोरोन नहीं होता है, बेरिलियम नहीं होता है, बेरियम नहीं होता है। तो ध्यान रखिएगा कि ब्रोमीन हमारा सही आंसर है। तो बेरिलियम अभी हमने कहा कि ये ग्रुप नंबर किसका है, तो 2 का सदस्य है। बेरियम भी ग्रुप नंबर 2 का सदस्य है, ग्रुप 2 का सदस्य है। बोरोन ग्रुप नंबर 13 का सदस्य है, ग्रुप नंबर 13 का सदस्य है ये हमारा बोरोन। बात क्लियर है। चल, तो इस तरीका से हमारा ये सारा का सारा ग्रुप भी आपको पता हो गया। बात समझे। चल, क्वेश्चन है जिंक की परमाणु संख्या क्या है। जिंक की परमाणु संख्या क्या है। 27 है, 28 है, 29 है, 30 है, क्या होंगे जल्दी से बताइए। पानी पी ले जरा। चल, ध्यान रखिएगा। 27 जो होता है वो कोबाल्ट का है। किसका है। 27 परमाणु संख्या कोबाल्ट का होता है। 28 निकेल का होता है। 29 आपका ध्यान रखेंगे कॉपर का होता है, यानी कि तांबा का। और 30 जो होता है ये जिंक का होता है। किसका होता है, जिंक का होता है। तो कोबाल्ट निकेल कॉपर जिंक, कोबाल्ट निकेल कॉपर जिंक 27, 28, 29, 30 ऐसे याद रखना है। कोबाल्ट निकेल कॉपर जिंक, कैसे, कोबाल्ट निकेल कॉपर जिंक हो गया। ठीक है, 27, 28, 29, 30 इस तरीका से याद कर लीजिए। तो इसका सही आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर डी, कि जिंक का परमाणु संख्या पूछा गया था। क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन विद्युत ऋणात्मक होते हैं। निम्नलिखित में कौन विद्युत ऋणात्मक होते हैं। अब विद्युत ऋणात्मक कहने का अर्थ क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन का क्या करता हो, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता हो। जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा उसको हम विद्युत ऋणात्मक कहते हैं। या आप ध्यान रखिएगा कि जो विद्युत का चालन नहीं करता, विद्युत का चालन नहीं करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत ऋणात्मक कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि विद्युत ऋणात्मक अधातु होता है। कौन होता है, अधातु। मिश्र धातु नहीं होते मेरे भाई। मिश्र धातु दो अलग अलग धातुओं को मिलाकर बनाया जाता है। तो मिश्र धातु नहीं होगा, धातु भी नहीं होगा, तो एक ही आंसर बचा ऑप्शन नंबर ए। अधातु क्या है, विद्युत ऋणात्मक होते हैं। इसी वजह से आप जब किसी खंबे, बिजली के खंबे के पास अब जाते हैं तो क्या करते हैं, सूखी लकड़ी के साथ आप ले जाकर क्या करते हैं, तार को फंसाते हैं ताकि आपको झटका न लगे। बात समझ। चल, या आप क्या कर लेते हैं, जब बिजली के वायर जोड़ते हैं तो आप चप्पल पहन लेते हैं सूखी हुई। चलिए, क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस ग्राम में चिपको आंदोलन के क्रम में महिलाओं ने जाने दी थी। राजस्थान के किस ग्राम में चिपको आंदोलन के क्रम में महिलाओं ने जान दी थी। बात समझे। देखिए ध्यान रखिएगा, सबसे पहली पॉइंट है कि अगर ये पूछा गया है राजस्थान में, ठीक है, ये क्वेश्चन हमने हम इसको गलत इस वजह से कह रहे हैं कि चिपको आंदोलन जो है, ध्यान रखिएगा कि चिपको आंदोलन का संबंध जो है वनों की कटाई से है। किससे, वनों की कटाई से है। और ये वनों की कटाई जो है लगभग 2700 पेड़ों को एक साथ काटने थे। 2700 पेड़ों को एक साथ काटने थे। इस वजह से यहाँ पर ये उत्तराखंड के, कहाँ के, उत्तराखंड के एक जिला है जिसका नाम है चमोली, जिसका नाम है चमोली। तो उत्तराखंड के चमोली जिला में एक गांव पड़ता है जिसका नाम है रेनी, जिसका नाम क्या है, रेनी। तो रेनी गांव में ये बहुत बड़ा जंगल था, उस जंगल से 2700 पेड़ को क्या करने थे, काटने थे। ठीक है,
तो यहाँ पर एक महिला रहती थी, रेनी गांव की एक महिला थी जिसका नाम था गौरा देवी। गौरा देवी इनका नाम था। तो इन्होंने ही सबसे पहले इसका विरोध किया था कि वनों की कटाई हम नहीं होने देंगे, और इसी वनों की कटाई नहीं होने दिए, और इसका आगे चल के नेतृत्व करने वाले दो हमारे महापुरुष थे। इनका एक का नाम था सुंदर लाल बहुगुणा। सुंदर लाल बहुगुणा, ठीक है। और एक और थे जिनका नाम था चांडी, यानी कि चंडी प्रसाद भट्ट। चंडी प्रसाद भट्ट। तो ये सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट ने ही इस चिपको आंदोलन को क्या किए थे, नेतृत्व किए थे। और यहाँ रेनी गांव की महिला थी जिनका नाम था गौरा देवी, इन्होंने ये 2700 पेड़ों को बचाया था, कटने से इन्होंने बचाया था। और यही धीरे धीरे क्या हुआ था, चिपको आंदोलन पूरे भारतवर्ष में फैला था। तो राजस्थान में एक गांव पड़ता है खामकर। कौन सा गांव है, खामकर एक गांव पड़ता है, ठीक है। और इस खामकर गांव में एक पौधा होता है जिसका नाम है, उस पौधे का नाम है खेजड़ी। उस पौधे का नाम क्या है, खेजड़ी है। इस खेजड़ी के पौधे को काटने का विरोध किया था, और वहां पर क्या किए थे, महिलाओं ने जाने दी थी, महिलाओं ने जाने दी थी। तो इसका सही आंसर, तो अगर यहाँ पर अगर सही आंसर देखा जाए तो सही आंसर खामकर होगा। सही आंसर क्या होगा, खामकर, क्योंकि पूछा जा रहा है राजस्थान से, और यहाँ पर आपको उत्तर जो दिए जा रहे हैं वो उत्तराखंड से दिया जा रहा है। कहाँ से दिया जा रहा है, उत्तराखंड से। तो यहाँ पर आप इसको सुधार लीजिएगा, ये राजस्थान न होकर आप लिख लीजिएगा उत्तराखंड। क्या लिख लीजिएगा मेरे भाई, उत्तराखंड। अगर उत्तराखंड है तब तो उत्तर सही रेनी वाला होगा, ठीक है। अगर राजस्थान है तब उत्तर सही खामकर होगा, तब उत्तर क्या होगा, सही खामकर होगा। अच्छा, ये भी पूछा जा सकता है कि चिपको आंदोलन कब हुआ था, तो 1973 ईस्वी में। कब हुए थे, 1973 ईस्वी में हुआ था। तो खामकर तामकर भूल जाइए, सीधे से उत्तराखंड में हुआ था चिपको आंदोलन। जिला कौन सा था, चमोली था। गांव कौन सा था, रेनी गांव था। किसके लिए था ये, तो वनों की कटाई रोकने के लिए था। किस इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट थे। बात समझे। तो ये सारे इंफॉर्मेशन आप नोट करेंगे, कोई दिक्कत है इसमें, नहीं होना चाहिए। चल, अब यहाँ पर देखिए राजस्थान के किस ग्राम में चिपको आंदोलन है, तो खेजड़ी का पौधा था, ठीक है। अगर इसको सही भी अगर हम माने, सही भी अगर हम माने राजस्थान के, तो देखिए यहाँ खेजड़ी तो दिया गया है, क्या दिया गया है, खेजड़ी दिया गया है। तो हम इसका सही आंसर खेजड़ी भी लगा सकते हैं। खेजड़ी गांव हो सकता है, लेकिन उसका नाम था खामकर गांव, हमें तो नेट पर यही मिला। और खेजड़ी का पौधा था, खेजड़ी का पौधा था। तो इसका अगर देखा जाए तो हमें कंफ्यूजन है, हमें कंफ्यूजन है। अब यहाँ रेनी भी दिया गया है, खेजड़ी भी दिया गया, लेकिन रेनी जो है ये उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में है। और ये खेजड़ी है तो ये राजस्थान में है। कहाँ है, राजस्थान में। इस वजह से हम इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी लगा रहे हैं, ठीक है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हम लगा रहे हैं, ठीक है, हमारे अनुसार। बाकी हम इसमें उतना 100% नहीं कह सकते कि कौन सा सही आंसर होगा, ठीक है। आप देख लीजिएगा कि मॉडल पेपर में कौन सा उत्तर सही लगाया गया है आंसर की में। चल, क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसके कारण पर्यावरण में संतुलन बिगड़ जाता है, यानी पर्यावरण में संतुलन बिगड़ने का कारण क्या है। तो कह रहा है कि वन रोपण है, बढ़ती मानव जनसंख्या है, अधिक हरे पौधे का उगना है, और जैव विविधता है। किसके वजह से संतुलन बिगड़ रहा है पर्यावरण का, तो देखिए पर्यावरण को संतुलन रखने के लिए ये जैव मंडल का होना बहुत जरूरी है, और जैव मंडल में विविधता होना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि जैसे मान के चलिए कि कोई भी चीज है, जैसे पेड़ है, जैसे मान लीजिए कि पृथ्वी पर पेड़ है। अब पेड़ क्या होंगे, पेड़ जो होगा वो, जैसे मान लीजिए कि पेड़ सूख गया, सूख कर गिर गया,
तो इस पेड़ को समाप्त होने के लिए अब इसमें क्या लगेंगे, छोटे-छोटे कीड़ा लगेंगे जिसको हम दीमक कहते हैं। ये दीमक क्या करेगा, इसको खत्म करेगा। दीमक क्या करेगा, इसको खत्म कर देगा। या मान लीजिए कि कोई भी शरीर, किसी जानवर का शरीर मर गया, उसको मिट्टी में दफन कर देते हैं, तो वो क्या होने लगता है, डिकम्पोज़ होने लगता है। और डिकम्पोज़ होकर धीरे-धीरे वो क्या बन जाता है, मिट्टी में बन जाता है। तो जैव विविधता का होना ज़रूरी है क्योंकि इसमें जीवन की विविधता है। हर प्रकार के अलग-अलग प्रकार के यहाँ जीव पाए जाएँगे, तो उसको हम क्या कहते हैं, जैव विविधता कहते हैं। तो जैव विविधता तो भाई होना चाहिए, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है कि अधिक हरे पौधे का उगना, देखिए अगर हरे पौधे अगर उग रहे हैं, इसका मतलब है कि जंगलों की वृद्धि हो रही है और जंगलों की अगर वृद्धि हो रही है, तो वहाँ पर पर्यावास होगा। वहाँ पर क्या हो गए, तरह-तरह के जीव वहाँ पर वास करेंगे। तो जीवों का पर्यावास बढ़ेगा, तो जैव विविधता बढ़ेगा और जैव विविधता बढ़ेगा, तो हर चीज़ से हमारा पर्यावरण संतुलित रहेगा। वन का रोपण यानी कि हम लोग खुद रोप रहे हैं, वन को लगा रहे हैं, तो वहाँ भी क्या होगा, जीव-जंतु का वास होगा, तो जैव विविधता बढ़ेगा। बढ़ती मानव जनसंख्या, इसका सही आंसर कौन-सा हो जाएगा? तो बढ़ती मानव जनसंख्या। अब बढ़ती मानव जनसंख्या से इसको कैसे पर्यावरण नुकसान होगा? तो मेरे भाई आप ज़रा सोचो कि जैसे-जैसे मानव की जनसंख्या बढ़ रही है, तो मानव अपने घर परिवार को बसाने के लिए पेड़ों की कटाई अत्यधिक कर रहे हैं और जब पेड़ों की कटाई अत्यधिक होगी, तो वहाँ से जीवन क्या होगा? पलायन करेगा और जीवन पलायन कहने का अर्थ है कि जीव-जंतु जो होंगे वहाँ से क्या होंगे? भाग जाएँगे और भागेंगे या तो वो धीरे-धीरे क्या हो जाएँगे? विलुप्त हो जाएँगे, मर जाएँगे। जिस वजह से पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाएगा। तो यहाँ सही आंसर कौन-सा होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी कि जैव विविधता में कमी होगा और जैव विविधता में कमी हुआ तो पर्यावरण का संतुलन बिगड़ना ही बिगड़ना है। बात समझे? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन है, पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने का सबसे अच्छा तरीका कौन-सा है? देखिए, पर्यावरण को अगर प्रदूषण से बचाना है तो सबसे अच्छा उपाय क्या हो सकता है? हमें ऑप्शन के अनुसार वस्तु का पुनर्चालन होना चाहिए, वस्तु का पुनर्उपयोग होना चाहिए, वस्तु के उपयोग में कमी होना चाहिए, इनमें से सभी क्या हो सकते हैं? तो देखिए, अगर हमें प्रदूषण से बचना है, जल प्रदूषण हो सकता है, वायु प्रदूषण हो सकता है, ठीक है? मिट्टी का प्रदूषण हो सकता है, तो तरह-तरह की हम प्रदूषण को जानते हैं। तो देखिए, अगर पर्यावरण को प्रदूषण होने से बचाना है, तो सबसे पहले है कि वस्तु का पुनर्चालन होना चाहिए। अब पुनर्चालन का अर्थ हुआ कि जिसको हम एक बार अगर यूज़ कर लिए, तो उसको एक बार और यूज़ करेंगे, यानी उसका यूज़ बार-बार करेंगे। क्या करेंगे? बार-बार करेंगे, यानी बार-बार कहने का मतलब है कि उसको रिसाइकिल कर-कर के बनाएँगे। क्या करेंगे? रिसाइकिल करेंगे। जैसे पहले क्या होता था कि आपने देखा होगा कि पहले जो पत्तल होती थी, ठीक है? तो पत्तल होता था तो वो एक किसी पत्ते के, किसी पेड़ के पत्ते से बनाए जाते थे वो पत्तल। तो वो क्या होते थे, धीरे-धीरे गल जाते थे या समाप्त हो जाते थे, तो उससे प्रदूषण नहीं होता था। लेकिन आज जो है थर्मोकोल का इस्तेमाल हो रहा है, तो थर्मोकोल के इस्तेमाल से अब उसको जलाइएगा तो देखिएगा कि उससे कितने काले धुआँ निकलते हैं। तो उसका रीयूज़ हो नहीं रहा है। अगर रीयूज़ नहीं हो रहा है तो उसको रिसाइकिल भी नहीं किया जा रहा है। तो रिसाइकिल नहीं होगा तो वो क्या होगा? प्रदूषण बढ़ेगा मेरे भाई। प्रदूषण क्या होगा? बढ़ेगा। अब जैसे प्लास्टिक है, प्लास्टिक का अगर जैसे प्लास्टिक है, प्लास्टिक को आप फेंक दीजिए, बहुत समय लगता है उसको गलने में, खाली गलता नहीं है, गलता ही नहीं है ये कहिए ना, तो वो क्या है? तो आप कहेंगे कि सर वो उसका पुनर्चालन है, तो उसको अगर रिसाइकिल कर रहे हैं, एक प्लास्टिक है, गल गया, उसको बेच देते हैं, वो फिर से उसका रिसाइकिल किया जाता है, फिर से दूसरे शेप में बना दिया, तो ये क्या है? वस्तु का पुनर्चालन हो गया। ये सही बात है कि इससे हम क्या कर सकते हैं? प्रदूषण से बच सकते हैं। वस्तु का पुनर्उपयोग यानी एक ही वस्तु का हम बार-बार इस्तेमाल कर रहे हैं। अब जैसे कपड़ा है, कपड़ा आप डेली तो नहीं खरीद रहे हैं। इसका क्या कर रहे हैं? एक बार खरीदे, गंदा हुआ, फिर इसको साफ किए, फिर पहने, तो ये एक प्रकार का क्या है? तो आप कहेंगे कि रीयूज़ है, यानी कि वस्तु का पुनर्उपयोग है। तो इससे हम प्रदूषण को बचा सकते हैं। वस्तु का उपयोग में कमी, अब वस्तु के उपयोग में क्या कमी कहने का क्या है कि जैसे किसी भी पदार्थ को, जैसे किसी भी चीज़ को हम कह सकते हैं कि यूज़ किए, अगर उसका नुकसान ज़्यादा है, तो हम उसका यूज़ कम करेंगे। उसका यूज़ क्या करेंगे? कम करेंगे।
तो इससे भी प्रदूषण को बचाया जा सकता है। अब जैसे डीडीटी का छिड़काव होता है मिट्टी में, तो मिट्टी का प्रदूषण बढ़ रहा है, अगर उसका छिड़काव कम करेंगे, कीटनाशक का छिड़काव कम करेंगे, तो इसे प्रदूषण से बचा जा सकता है। गाड़ियाँ कम खरीदी जाएगी, गाड़ियाँ कम यूज़ होंगे, तो उससे निकलने वाले जो प्रदूषण है, वो कम होगा। तो इससे भी वस्तु के उपयोग में कमी से भी हम क्या कर सकते हैं, प्रदूषण से बच सकते हैं। इसका मतलब इसका सही आंसर हम कौन लगाएँगे? ऑप्शन नंबर डी लगाएँगे मेरे भाई, कि वस्तु का पुनर्चालन, वस्तु का पुनर्उपयोग और वस्तु के उपयोग में कमी से हम क्या कर सकते हैं? पर्यावरण को प्रदूषण से बचा सकते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका, कह रहा है कि सौर सेल में किसका उपयोग होता है? अब सौर सेल कह रहा है, तो सौर सेल में किसका उपयोग होगा मेरे भाई? सिलिकॉन का इस्तेमाल होगा। किसका इस्तेमाल होगा? सिलिकॉन का इस्तेमाल होगा। इसका सही आंसर सी है। यूरेनियम और प्लूटोनियम है, यूरेनियम और प्लूटोनियम का ध्यान रखिएगा कि इसको हम बम बनाने में, कौन सा? परमाणु बम। आप तो जान ही रहे होंगे परमाणु बम किसको कहते हैं। तो सब तो आप लोग तो सीधा सीधा परमाणु बम में कोई एक बात बोल दिया तो तुरंत लड़ जाते हैं। तो परमाणु बम में यूरेनियम, आप लोग खुद यूरेनियम और प्लूटोनियम है। हिरोशिमा का नाम सुने होंगे, जापान को लतियाया था अमेरिका, हिरोशिमा पर बम गिरा के, और नागासाकी पर। हिरोशिमा पर जो गिराया गया था उसमें यूरेनियम डाले गए थे, और जो नागासाकी पर गिराया गया था वो प्लूटोनियम था। सबसे खतरनाक यही होता है, प्लूटोनियम वाला। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा कि यूरेनियम का इस्तेमाल हम लोग बिजली घरों में भी करते हैं। कहाँ करते हैं? बिजली घर में भी बिजली बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। और प्लास्टिक तो आप समझ रहे हैं। क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन मुख्यतः बायोगैस है? बायोगैस किसको कहते हैं? जो किसी न किसी पौधे से या जीव से बना होगा, बायोगैस कहते हैं। ठीक है, तो कह रहा है C2H6, C4H10, CH4H2 कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा कि मेथेन गैस, कौन सा गैस? मेथेन गैस एक हमारा बायोगैस है। मेथेन गैस जो है एक बायोगैस है। इसी को हम लोग गोबर गैस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गोबर गैस के भी नाम से इसे जाना जाता है। तो ये हमारा सही आंसर होगा। चल, यहां से आपको और कुछ याद करने के लिए है नहीं। चल, क्वेश्चन है, मनुष्य के दांत की सबसे ऊपरी परत क्या है? ऊपरी परत है अस्थि है, मज्जा गुहा है, इनामेल है, डेंटाइन है, क्या होगा? तो देखिए समझते हैं अब इसकी बात को। देखिए हमारी दांत जो होता है, दांत की अगर हम बात करें तो दांत के 3 लेयर होते हैं। कितने लेयर होते हैं? 3 लेयर में बटा हुआ है दांत। जैसे अगर हम बना ले ये दांत, ठीक है, ये बना लेते हैं दांत। अब इस दांत के थोड़ा सा कलर हम अलग अलग कर लेते हैं। ये एक कलर हुआ, एक ये कलर हुआ। चल, अब यहाँ पर थोड़ी सी इसको पेंट कर लेते हैं। इसको हमने पेंट कर दिया। अब चलिए समझते हैं। ये आप जो ब्लू वाले देख रहे हैं, ये सबसे बाहरी भाग है। ये क्या है? सबसे बाहरी भाग है। बाहरी भाग को हम लोग क्या कहते हैं? तो ध्यान रखिएगा कि बाहरी भाग को इनामेल कहते हैं। क्या कहते हैं? इनामेल कहते हैं। और इनामेल जो होता है वो पूरे शरीर का सबसे कठोर होता है, सबसे कठोर भाग होता है। हड्डी से भी कठोर होता है मेरे भाई, ध्यान रखिएगा कि हड्डी से भी कठोर जो होता है वो हमारा दांत का ऊपरी भाग, जो व्हाइट वाला आप देखते हो ना, जिसको सुबह उठकर क्या करते हो? ब्रश करते हो, साफ करते हो अच्छे से, वो हमारा कौन सा हिस्सा कहलाता है? इनामेल कहलाता है। बीच वाले जो हिस्सा होते हैं, ये हमारा बीच का हिस्सा हुआ। इसको हम क्या कहते हैं? बीच का हिस्सा है। ये बीच का जो हिस्सा है, इसको यानी कि मध्य वाला जो हिस्सा है, मध्य वाला हिस्सा को हम लोग कहते हैं डेंटाइन। क्या बोलते हैं? डेंटाइन कहते हैं। यानी कि जो
इनामेल के नीचे होता है उसको हम डेंटाइन के नाम से जानते हैं। इस जो होता है ये शरीर के हड्डी के बराबर मजबूत होता है। और सबसे अंदर का जो भाग है, आंतरिक भाग जो है, आंतरिक जो भाग है इसको हम पल्प गुहा कहते हैं। पल्प गुहा कहते हैं। यही हमारा जुड़ा होता है किससे, तो नस, नस से जुड़ा होता है। साथ ही साथ आप कह सकते हैं कि उत्तक से जुड़ा होता है। हालांकि दांत भी एक प्रकार का उत्तक ही है, ठीक है। नस से जुड़ा होता है अलग अलग, नर्वस यानी कि नस कह दीजिए, या सी आप कह दे सकते हैं, कुछ भी नहीं, समझो यार, उतना ज्यादा आपको डीप नहीं जाना है। तो आंतरिक जो हुआ नस से जुड़ा होता है वो कौन सा, पल्प हुआ। तो हमसे कहा है कि दांत की सबसे ऊपरी परत कौन सी है, तो सबसे ऊपरी परत जो होता है उसको हम इनामेल कहते हैं। क्या कहते हैं, इनामेल कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। दांत, ध्यान रखिएगा कि दांत हमारे, दांत दो प्रकार का होता है, ठीक है। दो प्रकार में ध्यान रखिएगा कि जो 12 दांत होते हैं, 12 दांत जो होता है वो मोनोडोंट कहलाता है। मोनोडोंट कहने का मतलब है कि जो एक ही बार आता है, जो एक ही बार होता है। और हमारे 20 दांत जो होते हैं वो 20 दांत को हम लोग कहते हैं बाइडोंट या डाइडोंट कहते हैं। यानी कि ये 2 बार आता है। कितने बार आते हैं, 2 बार होते हैं। यानी 20 दांत टूटने के बाद फिर से आएगा, और 12 दांत जो है वो टूटने के बाद दोबारा नहीं आएगा। इस वजह से अपना थोबड़ा बचा के रखना दूसरे से, कि दांत टूटा अगर 12 वाला में से कोई, तो मेरे भाई नहीं होगा काम, ठीक है, समझ जाना। 20 दांत जिसको दूध के दांत कहते हैं ये टूट जाता है, पुनः एक बार आ जाता है। तो हमारे जीवन में टोटल कितने हो गए, तो आप कहेंगे कि 52 दांत जो हैं। अब ये मत कहना हम पूरे जीवन काल की बात कर रहे हैं। अब ऐसा नहीं कि कह देना दांत होते हैं कितने, 32 दांत होते हैं, जो मुहावरा भी कि 32 दांत धर के झाड़ देंगे, ये अलग चीज है, ठीक है। हम बात कर रहे हैं पूरे जीवन में, लिख देते हैं यार, पूरे जीवन काल में टोटल कितने दांत होते हैं, तो 52 दांत होते हैं मनुष्य के। बात क्लियर है। चल